नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संजय सुथार परिज्ञान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और हम चर्चा कर रहे थे पिछले सत्र के अंदर वायुमंडल पर। और वायुमंडल के बाद जो अगला खंड जो आपके कोर्स में बनता है, सिलेबस में बनता है, वह टॉपिक है जलवायु विज्ञान। और जलवायु विज्ञान का भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दाब पेटियों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे जलवायु विज्ञान पर, और जलवायु विज्ञान में भी हम किस पर चर्चा करेंगे? दाब पेटियों पर चर्चा करेंगे। बहुत शानदार टॉपिक है, आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जलवायु विज्ञान। तो इसमें एक शब्द आता है मौसम, एक शब्द आता है मौसम, और एक शब्द आता है आपका जलवायु। तो मौसम जो होता है, मौसम, ठीक है, जिसे हम वेदर कहते हैं, और दूसरा होता है क्लाइमेट। वेदर क्या होता है? एक कंसेप्ट है, और ये अवधारणा है। और एक कैसी अवधारणा है? तो ये क्षणिक अवधारणा है। क्या अवधारणा है? क्षणिक अवधारणा है। हर क्षण ये बदल सकता है। तो मौसम एक अल्पकालीन घटना है, क्षणिक अवधारणा होती है कि किसी भी विशेष स्थान पर, किसी भी विशेष समय पर कुछ चीजों का मान होता है, उसे हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। तो मौसम में क्या क्या चीजें आती है? तो किसी स्थान का तापमान क्या है, उसके अतिरिक्त उसमें क्या आता है, उस क्षेत्र के अंदर आपका वायुदाब की स्थिति क्या बन रही है, इसके अलावा जो स्थिति बनती है वो किसकी स्थिति बनती है कि वहां पर बादल है या नहीं है, यानी कि आसमान किस प्रकार है, बादल है या फिर साफ है, कुछ इस तरह की स्थिति बनती है। उसके अलावा क्या बनती है? आर्द्रता क्या बनती है उस क्षेत्र की। और उसके अलावा क्या बनता है? आपका पवनों की दिशा एवं गति क्या है, पवनों की दिशा एवं गति क्या है। ठीक है, तो ये चीजें मिलकर के क्या बनाती है? किसी स्थान का मौसम बनाता है। एक विशेष समय और एक विशेष स्थान पर, एक विशेष समय और एक विशेष स्थान पर इन पांच के जो गणनाएं होती है, इन पांच का जो मान होता है, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो वो मौसम होता है। इनके मान बदलते रहते हैं, इस कारण से भी मौसम में बदलाव आता रहता है। अगली चीज जो आती है वो जलवायु आती है। और जलवायु एक वृहद घटना है, वृहद अवधारणा है, विशाल अवधारणा है। और जलवायु क्या होती है? कई वर्षों के, यानी कि लगभग 30 से 40 वर्षों के हम मौसमी आंकड़े लेते हैं। मौसमी आंकड़ों के सांख्यिक विश्लेषण, सांख्यिक विश्लेषण से प्राप्त स्थिति। तो हम क्या करते हैं? 30 से 40 वर्षों के मौसमी आंकड़े लेते हैं किसी स्थान के, किसी विशेष समय के, और उसका हम सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं। उससे जो स्थिति प्राप्त होती है हमें, उससे जो तथ्य प्राप्त होते हैं, उसे हम जलवायु कहते हैं। जैसे कि हम दिल्ली की स्थिति ले लें, और दिल्ली के अंदर हम सामान्यतः मार्च के आंकड़े लें, जिसमें तापमान जो चल रहा है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चले और वर्षा बहुत कम हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम वर्षों के आंकड़े उठा करके उसका अनुमान लगाएं कि दिल्ली के अंदर मार्च में बारिश नहीं होती है, तापमान जो रहता है वो मध्यम रहता है, अर्थात मध्यम गर्मी रहती है। तो ये स्थिति क्या बनती है? आपकी जलवायु बनती है। तो हम वर्षों के 30 से 40 वर्षों के या दीर्घकालीन जो है मौसमी आंकड़े लेते हैं, उनका सांख्यिक विश्लेषण करते हैं। उससे जो तथ्य हमें प्राप्त होगा, जो स्थिति प्राप्त होगी, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? जलवायु के नाम से जानते हैं। फिर आती है बात कि जलवायु को कौन कौन प्रभावित करता है। तो उसे तापमान भी प्रभावित करता है, सूर्य का ताप और तापमान क्या है वह भी उसे प्रभावित करेगा। और क्या प्रभावित करेगा? आपका वायु का दाब भी प्रभावित करता है। और उसके अतिरिक्त क्या है कि स्थलाकृतियां होती है, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए। स्थलाकृतियों के अलावा अन्य बहुत सारे तथ्य होते हैं जो जलवायु को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे वायु दाब पर। तो जलवायु और मौसम के बारे में आपको पता होना चाहिए। वायु दाब के बारे में हम बात करते हैं। तो वायु दाब होता क्या है? तो वायु दाब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो वायु के द्वारा लगाया जाने वाला दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। तो वायु के द्वारा जितना भी दाब लगता है वो क्या है? वायु दाब है। हमारा वायुमंडल के द्वारा हम पर जो सामान्यतः दाब लगाया जाता है वह दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समुद्र की सतह पर, यानी समुद्र के स्तर पर 76 सेंटीमीटर पारे के खंड पर जो दाब महसूस होता है वह दाब आपका क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी
एटमोस्फियर, दैट इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर, ठीक है ना। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब दाब को हम नापते किस में हैं, तो वायु दाब का मापन जो किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु दाब का मापन का यंत्र जो है वो यंत्र क्या कहलाता है, बैरोमीटर कहलाता है। इस यंत्र को हम किसके नाम से जानते हैं, बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वह मात्रक कौन सा होता है, तो ध्यान रखना इसका जो मात्रक होता है वह बार भी होता है और कौन सा होता है आपका पास्कल भी होता है, ठीक है ना। तो सामान्यतः जो वायु दाब मापा जाता है वो बार के अंदर मापा जाता है, मिली बार होता है वायुमंडल के अंदर, तो मिली बार के अंदर होता है। तो दाब को किस में मापा जाता है, तो बार में मापते हैं। और दूसरा जो मात्रक होता है इसका क्या होता है, आपका पास्कल होता है। और एक चीज आपको आवश्यक रूप से पता होनी चाहिए कि वो ये है कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह क्या होता है, तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो तापमान का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये आदर्श गैसों के नियम से आया है कि गैसें जो होती है उनके अंदर जो लगाया जाने वाला दाब तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात तापमान में यदि क्या होगी, वृद्धि होगी, तापमान बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति के अंदर जो दाब होता है वह दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये गैसों का नियम है, आदर्श गैसों के नियम के अंदर हम इसे देखते हैं। तो आदर्श गैसों का यह व्यवहार वायु में भी प्रदर्शित होता है, क्योंकि वायु भी क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो तापमान में जैसे जैसे वृद्धि होती है दाब के अंदर क्या आती है, कमी आती है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि तापमान में वृद्धि होने के साथ ही दाब में क्या आती है, कमी आ जाती है। अब हम बात करें कि दाब पेटियां क्या है और इनकी खोज किसने की। तो दाब पेटियों के बारे में सर्वप्रथम जो व्याख्यान मिलते हैं वे नाविकों के द्वारा किए गए, ठीक है ना। नाविकों के द्वारा जो लेखन लिखा गया उसके द्वारा दाब पेटियों की खोज हुई, उसके बारे में बात को पता चला कि ये नाविकों के द्वारा खोजे गए हैं। इनके कई नाम भी हैं, जो पवन तंत्र भी हैं इनके बीच में, इनके नाम भी किसके द्वारा दिए गए हैं, नाविकों के द्वारा ही दिए गए हैं। तो दाब पेटियां क्या होती है, तो ध्यान रखना दाब पेटियां क्या होती है, तो पृथ्वी पर विशेष अक्षांशों के मध्य, विशेष अक्षांशों के मध्य विशेष अक्षांशों के मध्य एक विशिष्ट दाब की स्थिति पाई जाती है, एक विशिष्ट दाब की स्थिति पाई जाती है जिसे हम दाब पेटी कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर क्या होता है, किसी भी स्थान पर वायु दाब बदलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे अक्षांश हैं जिनके मध्य विशिष्ट दाब की स्थिति होती है। यानी कुछ अक्षांशों के मध्य सदैव निम्न दाब की ही स्थिति रही, कुछ दाब के अक्षांशों के मध्य सदैव उच्च दाब की ही स्थिति रहती है। और ये जो स्थितियां पाई जाती है, विशेष अक्षांशों के बीच में विशिष्ट दाब की जो स्थिति पाई जाती है, इसे हम प्रेशर बेल्ट के रूप में देखते हैं, दाब पेटी के रूप में देखते हैं। तो पृथ्वी पर विशेष अक्षांशों के मध्य एक विशिष्ट दाब की स्थिति होती है जिसे हम क्या कहते हैं, दाब पेटियां कहती हैं। इसे हम किसके नाम से जानते हैं, प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर कितनी दाब पेटियां होती है, तो ध्यान रखना पृथ्वी पर 7 दाब पेटियां होती है। पृथ्वी पर कितनी दाब पेटियां होती है, तो 7 दाब पेटियां किस पर पाई जाती हैं, पृथ्वी पर पाई जाती हैं। अब कितने प्रकार की दाब पेटियां होती है, तो दाब पेटियों के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर 7 दाब पेटियां मिलती हैं। और कितने प्रकार की दाब पेटियां पाई जाती है, तो ध्यान रखना 4 प्रकार की दाब पेटियां पाई जाती हैं पृथ्वी की सतह पर। तो हमारी पृथ्वी पर 7 दाब पेटियां होती हैं। और कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रखना ये कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की दाब पेटियां होती है। तो हमारी पृथ्वी की सतह पर 4 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, दाब पेटियां पाई जाती हैं। और कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ठीक बीच में विषुवत रेखा होती है। ठीक बीचों बीच में कौन सी रेखा, विषुवत रेखा, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश के रूप में देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, 0 डिग्री अक्षांश मिलेगी। और 0 डिग्री अक्षांश के दोनों तरफ, 0 डिग्री अक्षांश के दोनों तरफ 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सदैव क्या पाया जाता है, निम्न दाब पाया जाता है। तो यहाँ पर तो इस स्थिति से प्रारंभ होकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सदैव क्या पाया जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर सदैव क्या मिलेगा, निम्न दाब का क्षेत्र ही मिलेगा। इसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो इसे हम विषुवत रेखीय निम्न दाब के क्षेत्र में जानते हैं।
तो ये क्या कहलाता है, विषुवत रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र कहलाता है, निम्न दाब की पेटी कहलाती है। तो पहली जो दाब की पेटी बनती है वो दाब की पेटी कौन सी बनती है, तो ध्यान रखना विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी जो बनती है वो सबसे पहले बनती है, ठीक है ना। तो सबसे बीच में तो पहली जो प्रकार होता है वो कौन सा है, तो विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। तो सबसे पहली दाब पेटी कौन सी है, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। इस निम्न दाब की पेटी को हम और क्या कहते हैं, तो इसका एक अन्य नाम भी है, वो भी ध्यान रखना है। तो इसका अन्य नाम जो पड़ता है वो नाम क्या है, डोल ड्रम है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, डोल ड्रम के नाम से जानते हैं। ये डोल ड्रम की पेटी कहलाती है, ठीक है ना। तो विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी को और हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे आवश्यक रूप से ध्यान रखना, यह डोल ड्रम के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर होता क्या है, विषुवत रेखा पर आपको पता है कि सूर्य का ताप सर्वाधिक प्राप्त होता है। तो सूर्य का ताप चूंकि यहाँ सर्वाधिक प्राप्त होता है, तो इस कारण से यहाँ पर जो वायु है वह पृथ्वी की सतह के अधिक गर्म होने के कारण पृथ्वी की सतह से संवहन के द्वारा गर्म होगी, और गर्म होकर के यहाँ पर हवा क्या होती है, ऊपर उठती है। तो यहाँ वायु क्या होती है, गर्म होती है, और गर्म होकर के क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, वायु क्या होगी, ठंडी भी होगी। तो ठंडी होने के साथ नीचे आ सकती है, लेकिन नीचे से और वायु गर्म होकर के ऊपर उठ रही है। इस कारण से ये वायु दोनों गोलार्ध की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। दोनों गोलार्ध की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है, और फिर कुछ दूरी पर जाकर के नीचे उतरती है। तो विषुवत रेखा पर चूंकि सूर्य का ताप बहुत ज्यादा है, इस कारण से संवहन से वायु गर्म होती है। वायु गर्म होकर के क्या होती है, ऊपर उठती है। अतः यहाँ पर सदैव कैसा क्षेत्र पाया जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। इस कारण से यहाँ कौन सी दाब पेटी बनती है, तो निम्न दाब की पेटी बनती है। तो विषुवत रेखा पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य चूंकि सूर्य ताप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, इस कारण से वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है और दोनों गोलार्ध की तरफ मुड़ जाती है, और इस कारण से सदैव यहाँ क्या पाया जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। अब ये जो निम्न दाब का क्षेत्र है, यहाँ पर विषुवत रेखा के क्षेत्र में जो निम्न दाब का क्षेत्र है, ये जो निम्न दाब का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की सतही पवनें नहीं चलती है। तो यहाँ पर कैसी पवनें नहीं चलती, सतही पवनें नहीं चलती हैं। यहाँ पर वायु जो होती है वो क्या होती है, केवल क्षैतिज रूप से ही ऊपर उठती है। केवल क्या होती है, क्षैतिज रूप से ही ऊपर उठती है। सतही पवनों का यहाँ पर अभाव होता है, इसीलिए इसे शांत पेटी के रूप में भी हम जानते हैं, काम जोन के रूप में भी इसको हम जानते हैं। और यहाँ पर हम जब आगे पवन तंत्र पढ़ेंगे, इसी से सहसंबद्ध टॉपिक है अगले सत्र के अंदर, तब मैं बताऊंगा कि दो उष्ण पवनों का जो क्षेत्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो ये व्यापारिक पवनों के मध्य का क्षेत्र होता है। तो दो संवहन के कारण बनी पवनों के मध्य क्षेत्र होने के कारण इस दाब पेटी को हम अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ के नाम से भी जानते हैं। तो ये ITCZ भी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ITCZ के नाम से भी जानी जाती है, डोल ड्रम के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर मौसम कैसा मिलता है, तो वायु क्या होती है, गर्म होकर के ऊपर उठती है, और जब वायु गर्म होकर के ऊपर उठ रही है तो इसके साथ क्या उठेगी, आपकी जो इस क्षेत्र के अंदर जल राशियां हैं वहां से ऊपर उठेगा वाष्पन के कारण वाष्पन के कारण जलवाष्प भी उठेगी, क्योंकि जलवाष्प जो है वो यहाँ पर ज्यादा बनेगी, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज्यादा बनती है। इसी कारण से ये जलवाष्प ऊपर उठ करके जैसे ही ठंडी होगी तो यहाँ पर कपासी बादल छा जाते हैं, और रोज सायंकाल के अंदर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल सकती है, वर्षा देखने को मिल सकती है। तो क्लाइमेट के अंदर रोज सायंकाल के अंदर वर्षा होती है, और यहाँ पर तापमान क्या होता है, हमेशा अधिक रहता है, लेकिन दाब कैसा रहता है, यहाँ पर निम्न रहता है। तो हम बात कर लेते हैं। तो विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की बात कर रहे थे हम। तो विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी को हम डोल ड्रम के नाम से जानते हैं, इसे हम डोल ड्रम कहते हैं। इसकी अवस्थिति अर्थात तो लोकेशन क्या है, तो लोकेशन आपको जरूर ध्यान रखना है। इसकी अवस्थिति क्या होती है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है, ठीक है ना। कुछ बुक्स के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी मिलता है। व्यवहार के अंदर ये दाब पेटी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से तक भी सीमित हो सकती है, और कई बार ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी देखी गई है।
लेकिन 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, हमें ये याद रखना है। इसकी क्या होती है? लोकेशन होती है, अब स्थिति होती है। अब इसका निर्माण का कारण क्या है? तो इसके बनने का कारण क्या होता है? उसका कारण क्या है? विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंदर क्या होता है? विषुवत रेखा क्षेत्र के अंदर क्या होता है? सूर्य ताप बहुत ज्यादा होता है, और सूर्य ताप ज्यादा होने के कारण वायु क्या होती है? संवहन से गर्म होती है। वायु क्या होती है? संवहन से गर्म होकर ऊपर उठती है। संवहन से गर्म होकर क्या होती है? ऊपर उठती है, और इसी कारण से क्या बनती है? ये दाब पेटी बनती है। ठीक है ना? तो वायु क्या होती है? संवहन से गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है विषुवत रेखीय क्षेत्रों के कारण। इस कारण से इस दाब पेटी का निर्माण होता है। इसके अंदर क्या स्थिति पाई जाती है? तो स्थिति क्या पाई जाती है यहाँ पर? तो यहाँ पर वायु दाब जो रहता है वो क्या रहता है? निम्न रहता है। वायु दाब क्या रहता है? निम्न रहता है। यहाँ पर क्या होता है? सतही पवनों का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? सतही पवनों का अभाव होता है। सतही पवनों का अभाव होता है, किसी प्रकार की पवनें नहीं चलती। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? शांत पेटी या फिर काम जोन के रूप में भी इसे हम जानते हैं। ठीक है ना? इसे हम क्या कहते हैं? अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये ITCZ अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र, यानी कि इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन। ठीक है ना? तो इसके नाम से भी, ITCZ के नाम से भी ये क्षेत्र जाना जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? आपकी जो जल वाष्प जो होती है वो क्या होती है? यहाँ पर कैसे बादल बनाती है? कपासी बादल का निर्माण करती है, और कपासी बादल के कारण हो सकता है सायंकाल को आपको बारिश भी देखने को मिल जाए। ठीक है ना? रोज सायंकाल में बारिश हो जाती है, विशेषकर से आप श्रीलंका में क्रिकेट मैच देखते हैं या फिर वेस्ट इंडीज के जोन के अंदर आप क्रिकेट मैच देखते हैं, तो सायंकाल के अंदर एक बार खलल आवश्यक रूप से पड़ती है, वो वर्षा की पड़ती है, लेकिन बाद थोड़ी देर के अंदर वर्षा समाप्त हो जाती है। तो स्थिति क्या बनती है? यहाँ वायु दाब निम्न है, सतही पवनों का यहाँ अभाव मिलता है। इसे अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और जो जलवाष्प, चूंकि गर्मी ज्यादा है तो जलवाष्पन भी ज्यादा होगा, और जलवाष्प ऊपर जाता है, वह क्या बनाता है? यहाँ पर कपासी बादल का निर्माण करता है। तो ये क्षेत्र बनता है किसको लेकर के? विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी को लेकर के, जिसे हम डोल ड्रम की पेटी कहते हैं। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये पेटी पाई जाती है। दूसरी जो स्थिति बनती है वो स्थिति कहाँ पाई जाती है? 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में पाई जाती है। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध के अंदर क्या पाई जाती है? उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, इन दोनों क्षेत्र के अंदर क्या पाया जाता है? उच्च दाब पाया जाता है। इस क्षेत्र के अंदर क्या पाया जाता है? उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। और इस क्षेत्र को हम किसके नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी, या उपोष्ण कटिबंधीय इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना, ये किस नाम से जाना जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी के नाम से जाना जाता है। तो ये कैसी पेटी होती है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी होती है। तो ये क्या होता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है। ये दोनों ही तरफ 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों ही गोलार्ध के अंदर पाई जाती है। अब होता क्या है कि जो वायु विषुवत रेखीय निम्न दाब की क्षेत्र से गर्म होकर के ऊपर उठी थी, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान में कमी आती है, इसी कारण से वायु क्या होती है? ठंडी हो जाती है, और दोनों अक्षांशों दोनों गोलार्ध की तरफ मुड़कर के कुछ दूरी पर ये वायु क्या होती है? नीचे उतर आती है। इस कारण से इस क्षेत्र के अंदर सदैव क्या पाया जाता है? उच्च दाब पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? उच्च दाब पाया जाता है। तो अगली की बात कर रहे हैं हम, तो अगली कौन सी दाब पेटी आती है? उपोष्ण उच्च दाब की पेटी आती है। कौन सी दाब पेटी आती है? उपोष्ण उच्च दाब की पेटी आती है। और उपोष्ण उच्च दाब की पेटी जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो बेल्ट है
इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसका जो अन्य नाम है वो जरूर ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। इसका अन्य नाम जो है वो क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड यानी कि अश्व अक्षांश है। यहाँ पर कौन सा अक्षांश कहलाता है, ये अश्व अक्षांश है। क्योंकि कोई समय हुआ करता था जब नाविक यहाँ से जाते थे, चूंकि यहाँ पर सतही पवने नहीं थी और दाब भी उच्च हुआ करता था, अतः क्या होता था, नाव को खींचने में काफी समस्याएं आती थी। अतः नाव को हल्का करने के लिए घोड़ों को इन क्षेत्र के अंदर पानी में डाल दिया जाता था ताकि नाव क्या हो जाए, हल्की हो जाए। इसीलिए इसे हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं, इसे हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। और इसकी अवस्थिति क्या है, तो अवस्थिति जो इसकी बनती है वो अवस्थिति क्या है, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में बनती है, उत्तरी गोलार्ध में भी और किसमें, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी बनती है। तो दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्या लोकेटेड होती है, किसकी स्थिति होती है, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी की स्थिति होती है। और कारण क्या है इससे बनने का, तो इससे बनने का कारण क्या होता है, विषुवत रेखीय या डोल ड्रम से ऊपर उठने वाली हवा यहाँ नीचे उतरती है, यहाँ क्या होती है, नीचे उतरती है। इसके अलावा दूसरा कारण जो होता है वो क्या होता है, शीतोष्ण निम्न दाब के क्षेत्र से हटने वाली हवा भी यहाँ नीचे उतरती है, हटने वाली वायु यहाँ नीचे उतरती है। तो इस कारण से ये क्या बनती है, दाब पेटी बनती है। और यहाँ पर स्थिति क्या पाई जाती है, क्लाइमेट कैसा पाया जाता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर भी क्या होता है, सतही पवनों का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर भी क्या होता है, सतही पवनों का अभाव होता है। उतना अभाव तो नहीं होता जितना कि विषुवत रेखीय निम्न दाब के क्षेत्र में मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, सतही पवनों का अभाव ही पाया जाता है। यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, सतही पवनों का अभाव पाया जाता है। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये दोनों दाब पेटियां पाई जाती हैं। तो ये दाब का सिस्टम बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो दाब पेटी देखी हमने कौन से देखी थी, तो सबसे पहली जो दाब पेटी देखी थी हमने, वो दाब पेटी थी आपकी विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी थी। और दूसरी जो दाब पेटी हमने देखी है वो दाब पेटी कौन सी देखी है, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी कहते हैं। ठीक है ना। इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है कि जो वायु होती है वो क्या होती है, नीचे उतरती है। और नीचे उतरने के कारण क्या होता है, चूंकि ये वायु पहले से ही गर्म होती है और ड्राई होती है, इस कारण से यहाँ पर कोई भी बादल या फिर इस तरह की स्थितियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंटी साइक्लोन जैसी गतिविधियां हो सकती है। ठीक है, तो दो दाब पेटियां हमने देख ली। 30 से 35 डिग्री के मध्य जो आपको स्थिति मिलती है उसे हमने क्या कहा, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी कहा। अब जो अगली जो स्थिति आपको दिखाई देती है, दाब पेटी दिखाई देती है, वह 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य दिखाई देती है। तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य यहाँ पर जो दाब पेटी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण निम्न दाब की पेटी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण निम्न दाब की पेटी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, शीतोष्ण निम्न दाब की पेटी पाई जाती है। तो यहाँ पर सदैव कैसा दाब रहता है, निम्न दाब रहता है। ये किसके कारण जनरेट होती है, तो इसके जनरेट होने का कारण होता है पृथ्वी की जो आपकी घूर्णन गति। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होना चाहिए कि जो घूर्णन के अक्ष हैं उसके दूरस्थ क्षेत्र से वायु दूर हटनी चाहिए। ये पृथ्वी के घूर्णन का क्या बनता है, प्रभाव बनता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो देखना चाहिए था वो तो कहां पर होना चाहिए था, विषुवत रेखा पर होना चाहिए था। लेकिन विषुवत रेखा पर दाब का जो कारक होता है इस पृथ्वी के घूर्णन के कारक की बजाय जो तापमान का कारक होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। इस कारण से इसका प्रभाव विषुवत रेखीय क्षेत्रों में नहीं दिखाई देता। ठीक है ना, क्योंकि कोई वस्तु गोल घूम रही है तो उसमें क्या होगा, दूरस्थ क्षेत्र से वायु क्या होनी चाहिए,
हटनी चाहिए। सबसे ज्यादा वायु इसका प्रभाव कहाँ होना चाहिए था? विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंदर होना चाहिए था, लेकिन विषुवत रेखीय क्षेत्र में तो किसका प्रभाव भारी पड़ रहा है? तो वो हमें पता चल चुका है। विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंदर तो किसका प्रभाव भारी है? तो तापमान का कारक बहुत शक्तिशाली होता है, अतः उसका प्रभाव इस क्षेत्र के अंदर पड़ ही नहीं पाता। तो ये प्रभाव कहाँ दिखता है? तो ये शीतोष्ण के क्षेत्रों के अंदर 60 डिग्री से 65 डिग्री के अंदर क्या होता है? ये प्रभाव दिखाई देता है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल या फिर पेरेल के नियम जितने भी हैं, इसके कारण वायु क्या होती है? 60 से 65 डिग्री अक्षांशों से दूर हटती है, ऊपर हट करके दूर हटती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है? वायु जो होती है वो गर्म होकर पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होती है? ऊपर उठती है और इन क्षेत्रों को क्या होती है? हट जाती है। तो इस क्षेत्र के अंदर भी आपको क्या दिखाई देता है? एक निम्न दाब का क्षेत्र दिखाई देता है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु यहाँ से क्या होती है? दूर हटेगी। देखिए, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा विषुवत रेखीय क्षेत्र में होना चाहिए था, लेकिन वहां पर ताप का कारक इतना ज्यादा प्रभावी होता है कि ये कारक क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है। इसी कारण से इसका प्रभाव हमें कहाँ दिखाई देता है? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य दिखाई देता है, दोनों ही गोलार्ध के अंदर, जिसे हम शीतोष्ण निम्न दाब की पेटी के रूप में देखते हैं। तो हम देखते हैं शीतोष्ण निम्न दाब की पेटी यानी कि सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो शीतोष्ण निम्न दाब की जो पेटी है वह शीतोष्ण निम्न दाब की पेटी है, इसका एक अन्य नाम है। और इसका अन्य नाम क्या है ये भी आपको याद रखना चाहिए कि इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम उपध्रुवीय सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी भी ये दाब पेटी कहलाती है, ठीक है ना। तो इसे और हम किस नाम से जानते हैं? उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी के नाम से इस क्षेत्र को जानते हैं। अब स्थिति क्या है? तो अब स्थिति ये बनती है इसकी कि अब स्थिति क्या बनती है इसकी? 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध के अंदर। तो 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध के अंदर क्या पाई जाती है? ये दाब पेटी पाई जाती है, जिसे हम शीतोष्ण निम्न दाब की पेटी या उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी कहते हैं। तो यहाँ पर 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य आपको दोनों गोलार्ध के अंदर क्या दिखाई देता है? निम्न दाब का क्षेत्र दिखाई देता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? शीतोष्ण निम्न दाब की पेटी के नाम से जानते हैं। बनने का क्या कारण है? बनने का क्या कारण है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कारण ये बनता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस क्षेत्र से हवा दूर खिसकती है। तो इस क्षेत्र से वायु जो होती है वो क्या होती है? दूर खिसकती है। इस क्षेत्र से क्या होती है? वायु दूर खिसकती है। किस क्षेत्र से? उपध्रुवीय क्षेत्र से। इस कारण से यहाँ क्या पाया जाता है? निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। तो इस क्षेत्र से क्या होता है? 60 से 65 डिग्री अक्षांश से पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होती है? वायु दूर खिसक जाती है। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है? आपका लो प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होती है? दो पवनें मिलती है, ध्रुवीय और वो पवनों की वजह से मिलने के कारण पृथ्वी अपने रोटेशन पर भी घूमती है और कोरियोलिस बल प्रोड्यूस होता है और उसी कारण से वायु क्या होती है? यहाँ से ऊपर उठती है। यद्यपि क्या होता है? इसका सर्वाधिक प्रभाव जो देखा जाना चाहिए था विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंदर देखा जाना चाहिए था, लेकिन वहां पर क्या होता है? क्षेत्र आपको नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? वो चीज दिखाई नहीं देता है। इस कारण से ये दाब पेटी का क्या होता है? निर्माण होता है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? तो स्थिति क्या पाई जाती है? तो यहाँ पर स्थिति जो पाई जाती है वो क्या होता है? तापमान में यहाँ पर क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। लेकिन सतही पवनों का यहाँ पर क्या होता है? अभाव नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? सतही पवनों का कोई अभाव नहीं होता है। ये दाब पेटी के अंदर क्या होता है? स्थितियां सामान्य रहती हैं, ठीक है ना। स्थिति इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है? सतही पवनें अपेक्षाकृत कम होती है। तो सतही पवनें क्या होती है? कम होती है। लेकिन ये भी पूरी तरीके से शांत क्षेत्र नहीं है। वह क्षेत्र तो कौन सा होता है? विषुवत रेखीय दाब पेटी का क्षेत्र होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है, गर्मियों के समय में क्या होता है, ये जो बेल्ट होता है ये ज्यादा विकसित दिखाई देता है, सर्दियों में अपेक्षाकृत कम विकसित बेल्ट दिखाई देता है। तो ये 60 से 65 डिग्री के मध्य जो क्षेत्र बनता है उसे हम शीतोष्ण निम्न दाब की पेटी के नाम से जानते हैं। और सबसे जो अंतिम पेटी बनती है वह दाब पेटी कहाँ बनती है, चौथी या फिर चौथी जो दाब पेटी पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है, ध्रुवों पर पाई जाती है। और ये कहाँ होती है, तो 85 डिग्री अक्षांश से क्या होता है, उच्च अक्षांश के क्षेत्र में। तो 85 डिग्री अक्षांश से ऊपर का जितना भी ध्रुवीय क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर सदैव क्या पाया जाता है, उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। वहां कैसा क्षेत्र मिलता है, उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, ध्रुवीय उच्च दाब के नाम से जानते हैं। तो इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, तो ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सदैव कैसा क्षेत्र रहता है, तो उच्च दाब का क्षेत्र रहता है। तो क्या होता क्या है इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, जो शीतोष्ण क्षेत्र से हवाएं दूर हटी थी वो हवा क्या होती है, यहाँ पर नीचे उतरती है। यहाँ सूर्य ताप बहुत कम है, तापमान जो होता है वो भी बहुत कम होता है। इसी कारण से क्या होता है कि वायु क्या होती है, यहीं पर ही अटक जाती है। और यहाँ पर सदैव कैसा दाब रह जाता है, उच्च दाब का क्षेत्र रह जाता है। यहाँ पर सदैव कैसा दाब होता है, उच्च दाब का क्षेत्र ही होता है। तो चूंकि क्या है, सूर्य ताप है ही नहीं, इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, तो 85 डिग्री से उच्च अक्षांश के अंदर दोनों ही गोलार्ध के अंदर आपके क्या पाई जाती है, उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हवा यहाँ पर ठंडी होगी, ठंडी हवा क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, और इस क्षेत्र के अंदर सदैव कैसा बना रहेगा, उच्च दाब का क्षेत्र ही बना रहेगा। सभी दाब पेटियों की स्थिति बदल सकती है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर सदैव ही कैसा रहता है, उच्च दाब का ही क्षेत्र रहता है। ठीक है ना, सदैव यहाँ पर क्या रहता है, उच्च दाब का ही क्षेत्र रहता है। और चौथी दाब पेटी पर चलते हैं हम। चौथी दाब पेटी क्या कहलाती है, आपकी ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी कहलाती है। कौन सी उच्च दाब की पेटी है, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी कहलाती है। और ध्रुवीय उच्च दाब की जो पेटी है वो उच्च दाब की पेटी कहाँ पर है, तो इसकी स्थिति या अवस्थिति लोकेशन क्या है, तो ध्यान रखना 85 डिग्री से उच्च अक्षांश में दोनों गोलार्ध में ये दाब पेटी पाई जाती है। 85 डिग्री से उच्च अक्षांशों में, ठीक है ना, तो 85 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य उच्च अक्षांशों में दोनों गोलार्ध में आपको क्या दिखाई देगी, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी दिखाई देगी। ठीक है ना, व्यवहार में 80 डिग्री से भी उच्च अक्षांश के अंदर आपको उच्च दाब की क्षेत्र दिखाई देने लगते हैं, और ये पेटी कई बार 80 डिग्री के अक्षांशों तक भी पाई जाती है। व्यवहार के अंदर हम इसको पुस्तकों के या बुक्स के रूप में देखें तो 85 डिग्री से उच्च अक्षांशों के अंदर ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर दोनों गोलार्ध में क्या पाया जाता है, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी ही पाई जाती है। यहाँ का बनने का कारण क्या है, तो उसका कारण क्या है, इसका कारण बनता है कि उपध्रुवीय क्षेत्र से हवा यहाँ नीचे उतरती है, उपध्रुवीय क्षेत्र से हटी हवा यहाँ नीचे उतरती है, यानी वायु यहाँ नीचे उतरती है, नीचे उतरती है, इस क्षेत्र के अंदर डिसेंट करती है, और वायु क्या होती है, ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के कारण क्या होता है, भारी हो जाती है। ठीक है ना, वायु ठंडी होने के कारण क्या होती है, भारी हो जाती है, और इसी कारण से यहाँ पर क्या होता है, उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र के अंदर भी क्या होता है, और प्रभाव क्या होता है, मौसम की स्थिति कैसी होती है, जलवायु कैसी होती है, तो यहाँ पर जो जलवायु की स्थिति जो पाई जाती है, ध्यान रखना यहाँ पर कभी भी क्या नहीं होती है, कभी भी वर्षा नहीं होती, कभी भी क्या नहीं होती, यहाँ पर वर्षा नहीं होती, यहाँ पर कभी भी आपको क्या देखने को नहीं मिलते हैं, बादल नहीं बनते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आसमान हमेशा कैसा रहता है, साफ ही रहता है, और पृथ्वी पर सबसे कम तापमान जो होता है वो इसी क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे कम तापमान का क्षेत्र है। यहाँ पर सामान्यतः तापमान 0 से क्या होता है, कम ही रहता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी तापमान यहाँ पर पाया जाता है। बर्फ की एक चादर पाई जाती है, वर्षा यहाँ कभी नहीं होती, बादल यहाँ पर बनते नहीं है, क्योंकि उच्च दाब का क्षेत्र है, और वायु क्या होती है, उच्च दाब के क्षेत्र से दूर ही खिसकती है। इस कारण से यहाँ कभी भी क्या होता है, पवनें क्या होती है, उच्च दाब से दूर की तरफ भी खिसकती हैं। इसी कारण से यहाँ कभी भी बादल नहीं बनते। और आपने देखा होगा कि विज्ञान
विज्ञान को समर्पित है। अंतरिक्ष के किसी भी प्रकार के अनुसंधान करने हो, इन चीजों को यदि आपको ढूंढना हो, चीजें आपको पता लगानी हो, बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाने हो, वो सभी टेलीस्कोप कहाँ लगाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों पर ही लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम सदैव कैसा रहता है? साफ रहता है। और तापमान यहाँ क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। तो ये जो 4 दाब पेटियां थी वो हमने देखी। यहाँ पर क्या है? 4 तरह की दाब पेटियां होती है हमारी पृथ्वी पर। पहली दाब पेटी कौन सी होती है? विषुवत-रेखीय निम्न दाब की पेटी होती है। यहाँ पर सूर्य की गर्मी ज्यादा पड़ती है, इस कारण से वायु क्या होती है? गर्म होकर के ऊपर उठती है, और यहाँ पर क्या होती है? सतही पवनों का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। यहाँ कौन सी पवनों का अभाव होता है? सतही पवनों का अभाव होता है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का मध्य का यह क्षेत्र डोलड्रम के नाम से भी जाना जाता है, और ICTZ यानी इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जन जोन के रूप में ICTZ के नाम से भी यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा दाब पेटी बनती है वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी या उपोष्ण उच्च दाब की पेटी होती है। तो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों ही गोलार्ध में पाई जाती है। जो वायु संवहन से गर्म होकर विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ऊपर उठी थी, वह वायु यहाँ आकर के क्या होती है? नीचे उतर आती है। यहाँ पर क्या होती है? नीचे उतर आती है। इस कारण से इस क्षेत्र के अंदर सदैव कैसा क्षेत्र पाया जाता है? उच्च दाब का क्षेत्र ही पाया जाता है। यहाँ पर हाई प्रेशर ही मिलता है। दोनों गोलार्ध के अंदर आपको यहाँ पर कैसा क्षेत्र मिलेगा? उच्च दाब का ही क्षेत्र मिलता है। ठीक है, इसे हम उपोष्ण उच्च दाब की पेटी कहते हैं। 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों ही गोलार्ध के अंदर क्या पाया जाता है? निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हम जिसे शीतोष्ण निम्न दाब का क्षेत्र या उपध्रुवीय सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? वायु क्या होती है? दूर उठती है। पेरेल्स के नियम थे ये, और ये प्रभाव सबसे ज्यादा विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन वहां क्या होता है? ताप का कारक इतना शक्तिशाली हो जाता है कि ये प्रभाव वहां दिखाई नहीं देता, और इसी कारण से ये प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दिखाई देता है। और यहाँ से हवा गर्म होकर, हवा क्या होती है? गतिजन्य कारक से, गर्म होने का तो कोई मतलब नहीं है, गतिजन्य कारक से पृथ्वी के घूर्णन के कारण दूर हटती है, और इस क्षेत्र के अंदर सदैव कैसा क्षेत्र बन जाता है? निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर क्या होता है? पछुआ एवं आपके क्या है कि ऊपर से आने वाली ध्रुवीय पवनें मिलती है, तो यहाँ पर एक स्पष्ट जो है शीत उष्ण वाताग्र की स्थिति भी देखने को मिल सकती है इस जो आपकी दाब पेटी के क्षेत्र के अंदर। और सबसे ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है वो ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी का क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो शीतोष्ण क्षेत्र से हवाएं हटी थी वो हवा यहाँ नीचे उतरती है, और इस क्षेत्र के अंदर चूंकि तापमान बहुत कम है, इस कारण से वायु क्या होती है? गर्म ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के कारण वायु क्या होती है? भारी हो जाती है, और सदैव यहाँ पर कैसा दाब बन जाता है? एक उच्च दाब का क्षेत्र ही रहता है। बाकी दाब पेटियां अपनी स्थिति के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव होती है सूर्य की स्थिति के अनुसार, लेकिन ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी यानी कि 85 डिग्री से ऊपरी अक्षांशों के अंदर सदैव ही क्या पाया जाता है? उच्च दाब का ही क्षेत्र पाया जाता है। यानी ये उच्च दाब का क्षेत्र जो होता है आपका कैसा होता है? स्थायी होता है। ये दाब का क्षेत्र सदैव कैसा होता है? स्थायी होता है। यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र आपको आवश्यक रूप से साल भर मिलेगा। यहाँ किसी प्रकार के बादल नहीं बनते हैं, वर्षा नहीं रहती है, मौसम साफ रहता है। इसी कारण से इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विज्ञान को समर्पित कहते हैं। जैसे अंटार्कटिका है, यहाँ पर बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम अंतरिक्षीय घटनाओं का क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये स्थितियां बनती है। हमने दाब पेटियों के बारे में देख लिया। विषुवत रेखीय दाब पेटी को डोलड्रम भी कहते हैं, ITCZ भी कहते हैं, शांत पेटी भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? रोज शाम को बारिश भी होती है, विषुवत रेखा के ऊपरी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। फिर हमने देखी थी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी थी, इसे हमने अश्व अक्षांश कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अश्व अक्षांश कौन सा होता है? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र होता है दोनों ही गोलार्ध के अंदर, उसे हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। उसके बाद का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र कौन सा होता है? वो क्षेत्र जो होता है वो क्षेत्र कौन सा होता है? शीतोष्ण निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहाँ भी सतही पवनें कम पाई जाती है। ये भी उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी के रूप में जानी जाती है। और अंत में ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी होती है 85 डिग्री से उच्च अक्षांश के अंदर, दोनों ही गोलार्ध के अंदर ये क्षेत्र पाया जाता है। तो कुछ ऐसी स्थिति हमारी पृथ्वी पर
दिखाई देती है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, 0 डिग्री विषुवत रेखा से दोनों की तरफ पवनें क्या होती है, गर्म होकर के क्या होती है, ऊपर उठती है, और ये ठंडी होकर के 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य नीचे उतर आती है, ठीक है ना। और इसी से किसका निर्माण होता है, सतही पवनों या स्थायी पवनों का निर्माण होता है, जिसका अध्ययन हम अगले सत्र के अंदर करेंगे। तो यहाँ से पवनें गर्म होती है और गर्म होकर के ऊपर उठती है, इस कारण से यहाँ पर डोल ड्रम का क्षेत्र या विषुवत रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर आपको हॉर्स लैटिट्यूड दिखाई देता है, क्योंकि ये जो विषुवत रेखीय क्षेत्र से वायु गर्म हुई थी, वो वायु गर्म होकर के यहाँ पर क्या होती है, नीचे उतरती है। इस क्षेत्र के अंदर क्या होती है, 30 डिग्री पर ये नीचे उतर जाती है। इस क्षेत्र के अंदर वायु नीचे उतरने के कारण यहाँ सदैव कैसा दाब बन जाता है, एक उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। यहाँ पर पुराने जमाने में नाविक घोड़े क्या करते थे, समुद्र में डाल दिया करते थे, इसीलिए इसे हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। और 30 से 35 डिग्री के बाद में आके 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पृथ्वी के किसके कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ से भी वायु क्या होती है, दूर खिसकती है। यहाँ से भी वायु क्या होती है, दूर खिसकती है। इसे हम उपध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र भी कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। और यहाँ से जो वायु जो होती है पृथ्वी के कर्णन के कारण जो दूर हटती है, एक तो वायु कहाँ उतरती है, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर पाया जाता उतरती है, जहाँ पर उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। या फिर ये कहाँ पर नीचे उतरती है, तो ये नीचे उतरती है ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर नीचे उतर जाती है। यहाँ पर कहाँ पर, ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर ये वायु क्या होती है, नीचे उतर आती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये गर्म पवनें आ रही है, ये ठंडी पवनें आ रही है, तो इस कारण से यहाँ पर वाताग्र की स्थिति यानी कि फॉन्ट की स्थिति आपको इस क्या है कि आपको दाब के क्षेत्र में, उपध्रुवीय दाब के क्षेत्र में दिखाई देती है। अंतिम जो क्षेत्र बनता है वो ध्रुवीय उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। यहाँ पर जो उपध्रुवीय क्षेत्र से वायु हटी थी, वो यहाँ पर नीचे उतरती है, और नीचे उतरते ही यहाँ पर क्या होता है, तापमान बहुत कम होता है। इसी कारण से वायु ठंडी होकर के भारी हो जाती है, और यहाँ पर सदैव कैसा दाब पाया जाता है, उच्च दाब ही पाया जाता है। तो ये कुछ हमने चर्चा करी विभिन्न दाब पेटियों पर। तो कितने तरह की दाब पेटियां पाई गई, 4 प्रकार की दाब पेटियां पाई गई। कितने प्रकार की दाब पेटियां पाई गई, 4 प्रकार की दाब पेटियां पाई गई। सबसे बीच में हमने विषुवत रेखीय दाब की पेटी देखी, निम्न दाब की पेटी देखी, उसके बाद में उपोष्ण उच्च दाब की पेटी देखी, उसके बाद में हमने शीतोष्ण निम्न दाब की पेटी देखी, और उसके बाद में ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी को हमने देखा। और ये जो दाब पेटियां होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो ये ध्यान रखना, वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला जो दाब पेटी होती है वो कैसी होती है, निर्माण के आधार पर है, ये तापजन्य दाब पेटियां होती है। ये किसके आधार पर है, निर्माण के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तापजन्य होती है। अर्थात ताप के कारक के कारण जो ताप के प्रभाव के कारण जो दाब पेटी बनती है वो तापजन्य होती है। और तापजन्य दाब पेटियां कितनी हैं, तो 2 हैं। और वो कौन कौन सी हैं, तो एक तो आपकी कौन सी है, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी जो भी है वो आपकी क्या है, तापजन्य है। क्योंकि पृथ्वी के सूर्य ताप की अधिकता के कारण पृथ्वी गर्म होती है और वायु भी संबंध से गर्म होकर के ऊपर उठती थी, ठीक है। तो विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी ये कैसी है, तापजन्य है। और दूसरी तापजन्य दाब पेटी कौन सी है आपकी, वो है ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। ध्यान रखना, वहां पर क्या होता है, सूर्य की गर्मी बहुत कम है, इस कारण से वायु क्या होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, इस कारण से वायु भारी हो जाती है। तो ये दोनों दाब पेटियां किसके कारण बनती है, तापजन्य कारक के कारण बनती है। और दूसरा जो निर्माण का आधार होता है वो आधार क्या होता है, पृथ्वी की क्या होती है, गति होती है। और क्या होता है, वायु के मध्य घर्षण या वायु की गति होती है। तो ये दाब पेटियां कैसी होती है, गतिजन्य होती है, इन्हें हम डायनामिक कहते हैं। और गतिजन्य दाब पेटियां भी कितनी होती है, 2 होती हैं। एक जो आपकी बनती है वो कौन सी बनती है, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी जो होती है वो कैसी होती है, गतिजन्य होती है, ठीक है ना। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी होती है गतिजन्य। और एक आपकी कौन सी, आपकी शीतोष्ण या उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, ये भी किस कारण से बनती है, आपकी गतिजन्य कारकों से ही बनती है। तो निम्न दाब की पेटी, तो ये दाब पेटियां होती हैं, 4 प्रकार की दाब पेटियां। और निर्माण के आधार पर इन दाब पेटियों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। तापजन्य जो होती है वो विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी होती है और ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी होती है। और गतिजन्य के अंदर आपकी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी होती है और उपध्रुवीय उच्च दाब की पेटी होती है।
तो कुल हमने चारों दाब पेटियों के बारे में चर्चा की, प्रेशर बेल्ट के बारे में चर्चा की, और अगले सत्र के अंदर हम चर्चा करेंगे पवनों पर और पृथ्वी पर उपस्थित पवन तंत्रों पर। उम्मीद है कि ये आपका सेशन अच्छा लगा होगा और प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत प्रश्न इस सत्र से आपको परीक्षा पत्र में और विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।